नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, सेकंड पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति। आज हम अपना नया टॉपिक यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4, जिसका पहला टॉपिक है संघवाद यानी भारतीय राज्य में संघ की स्थिति तथा केंद्र और राज्यों में संबंध। संघीय संविधान राष्ट्रीय संप्रभुता और राज्य संप्रभुता के बीच, जो कि ऊपरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ती है, उनमें सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न करता है। संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो सामंजस्य के तौर तरीके पर प्रभाव डालते हैं या प्रकाश डालते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए संघ प्रणाली को संघवाद की संज्ञा दी गई है। इस व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली होती है, किंतु राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में कमज़ोर नहीं होती है। साथ ही दोनों ही सरकारों की निर्भरता एक दूसरे पर निर्भर होना इस व्यवस्था का लक्षण होता है। मतलब दोनों सरकारों का एक दूसरे पर निर्भर होना इनका मुख्य लक्षण होता है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन। संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी केंद्र और राज्यों के बीच अंतःक्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया गया है। यह बल केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं, वरन विभिन्न प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य भी दिखलाई पड़ता है। भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति को अपनाने की चेष्टा की गई। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और अवशेष जो शेष बची हुई शक्तियाँ है वह राज्य सरकारों को दी, लेकिन भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण की एक अधिक निश्चित और सुस्पष्ट योजना अपनाई। संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी संबंध। नंबर 2, केंद्र तथा राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध। और नंबर 3, केंद्र तथा राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। यानी विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध तथा वित्तीय संबंध, इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय सरकार में संघ तथा केंद्र के बीच में विधायी संबंधों के बारे में। संघ तथा राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। नंबर 1 संघ सूची, 2 राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक कहा गया है। इस सूची में सभी विषयों पर विधि निर्माण का काम संघीय संसद को दिया गया है। संघ सूची में टोटली 97 यानी 97 विषय है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है, जैसे रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेलें, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन और बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने और खनिज आदि के विषय। संघ सूची के बाद में इन जो विषयों पर अधिकार है वो केंद्र सरकार ने संघीय संसद को दिया है। ओनली संसद को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका सेकंड सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जो साधारणतः क्षेत्रीय महत्व के होते हैं,
इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्य की व्यवस्थापिकाओं को दिया गया है। राज्य सूची में प्रमुखतया 66 विषय दिए गए हैं, यानी 66। इन 66 विषय में जो प्रमुख है उनको मैं बताती हूँ, जैसे पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। इन राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापिकाओं को दिया गया है। थर्ड है अपने समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को औपचारिक रूप में कानूनी दृष्टि से तीनों सूचियों के विषय की संख्या बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। इस सूची में साधारणतः वो विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघीय तथा क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों को कानून निर्माण का अधिकार प्रदान है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून का विरोधी हो तो सामान्यतः संघ का जो कानून है वह मान्य होगा। इस सूची में कुल 47 यानी 97 विषय है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय है फौजदारी, विधि, प्रक्रिया, निवारक, निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन आदि। इन विषयों का अधिकार समवर्ती सूची में दिया है। समवर्ती सूची में इन विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा क्षेत्रीय मामले यानी राज्य सूची दोनों को बराबर है, लेकिन लास्ट जो मेन मान्यता प्राप्त है वह संघ सूची को, यानी कोई औपचारिक या विवादी हो तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची का रहेगा। मूल संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार तथा इकाई सरकारों के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय जैसे शिक्षा, वन, जीव जंतुओं और पक्षियों का रक्षण तथा नाप तोल ये समवर्ती सूची में कर दिए गए। समवर्ती सूची में एक नवीन विषय 20 क यानी जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जनसंख्या यानी गणना की दृष्टि से राज्य सूची के विषयों की संख्या घटाकर 66 की जगह 62 रह गई। समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 हो गई, लेकिन यह स्थिति मात्र गणना की दृष्टि से है। संविधान के अध्ययन के अंतर्गत गणना की तुलना में अधिक महत्व संवैधानिक दृष्टि का होता है। आज भी संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों की संख्या लगभग 97, 66 तथा 47 यानी 47 है। समवर्ती सूची में जो विषय बढ़ाए गए हैं उनका उल्लेख संविधान के संशोधन अधिकृत पाठ में है, जैसे 17 क में वन, 17 ख में वन के जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण, 20 क में विषय क्रमांक 19, 20 और 36 इसमें से निकाल दिए गए। सामान्यतः संविधान द्वारा किए गए इस शक्ति का विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर और राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी भी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा, लेकिन संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले अधिकार संविधान प्रमुख प्रावधान में है, जैसे राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत पर प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष तक रहती है।
राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में 1 वर्ष तक पुनः वृद्धि हो जाएगी और इसकी अवधि समाप्त होने के उपरांत भी यह 6 माह तक प्रयोग में आ सकता है। सेकंड है, राज्य के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर। इसमें संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची द्वारा के किन्हीं विषय पर संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य के विधानमंडल न तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। तीसरा है, संकट काल की घोषणा होने पर। संकट काल की घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायनी शक्तियाँ भारत के संसद के अधिकार के अंदर हो जाती है। इस घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह तक संसद द्वारा नियमित कानून है जो पूर्वतः चलते रहेंगे। नंबर 4 है, विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु। संविधान के अनुच्छेद 253 में यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उसके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है अथवा किसी भी संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कानून के निर्माण बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 5वां है, अपने संविधान के संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति विधानमंडल के समस्त अपना अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त करता है। और लास्ट है, कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक होता है। यानी किसी परिस्थिति में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, तो इसके अतिरिक्त राज्य व्यवस्थापिका की सूची के विषय पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। इसके अतिरिक्त राज्य व्यवस्थापिका की राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण की शक्ति भी सीमित है। अब जो 3 बताया था मैंने भागों में वर्गीकृत, यानी एक तो विधायी संबंध केंद्र का राज्य के बीच में, और दूसरा है अपना राज्य भारतीय संघ में केंद्र तथा राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के समायोजन को लेकर होती है। यदि संविधान में तथ्य संबंधी स्पष्ट उत्पन्न न हो और दोनों को अपना अपना दायित्व निभाने में कठिनाई अनुभव होती है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता की अनुभव की, ताकि प्रशासनिक क्षेत्र में संघ तथा राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो सके। प्रशासनिक संबंध जो है वो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार है। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 यानी 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उस विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर दुर्गादास बसु के शब्दों में हम कह सकते हैं कि संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों जैसे केंद्रीय सरकार तथा इकाई की सरकारें के बीच में अधिकाधिक सहयोग समन्वय पर निर्भर है। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। संकट के समय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। साधारण काल में यद्यपि राज्य सरकारों की सामान्यतः अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त रहती है, लेकिन कुछ हद तक केंद्र सरकार का नियंत्रण भी उन पर बना रहता है। नंबर 1, राज्य सरकारों को निर्देश। केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के निर्देश आदर्श संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, लेकिन 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम
में इस पद्धति को अपनाया गया था और उसी के आधार पर नवीन संविधान में भी इस पे अपनाया गया। राज्य सरकारों को नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंपना। अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ जो है राज्य सरकारों को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य हस्तांतरित कर सकता है और राज्य भी संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य हस्तांतरित करने का अधिकार राज्यों को भी है, यानी राज्य भी कुछ प्रशासनिक कार्य संघ को हस्तांतरित कर सकते हैं। संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रशासनिक कार्य सौंपे जाने पर इन कार्यों को संपन्न करने पर जो भी खर्चा होगा उसका वहन संघीय सरकार ही करेगी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ सेवाओं की व्यवस्था ऐसी है जो संघ और राज्य सरकार के लिए सामान्य है, उन्हें अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। फिर है नेक्स्ट सहायता अनुदान। अनुच्छेद 275 के अनुसार संघ राज्यों को सहायता अनुदान राशि भी दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उसके व्यय को नियंत्रित भी कर सकती है, यानी राज्यों को जो सहायता अनुदान राशि संसद देती है उस पर अपना नियंत्रण कुछ शर्तों के आधार पर संसद खुद करती है। फिर है नेक्स्ट आपातकाल की घोषणा। भारतीय संविधान संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब भारत के राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करते हैं या आपातकाल की घोषणा करते हैं तब राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्य के सरकारों के बीच निवारण की विधियाँ, जिसमें संघीय क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना, अंतर्जातीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों का निर्णय लेना, अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था करना और क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण करना आदि। और केंद्र राज्य विवादास्पद क्षेत्र जैसे कतिपय प्रशासनिक मामले, जैसे अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय संघ व्यवस्था में प्रमुख विशेषता यह थी कि केंद्र और राज्य का सहयोग। ज्यों-ज्यों संविधान और संघ प्रणाली प्रौढ़ होती गई त्यों उसमें दरारें दिखने लगी। कालांतर में केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद के मुद्दे सामने आए। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय संघ व्यवस्था में प्रशासनिक एक रूपता पर बल दिया गया है। अमेरिका की तरह दोहरी व्यवस्था के प्रबंध करने के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृत कर दिया है। अखिल भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा तथा लोक सेवा का आयोजन है। तो यह तो एक केंद्रीय सेवा है, किंतु संघ के साथ साथ राज्यों के मध्य व्यय का लेखा जोखा परीक्षा का कार्य संपन्न करती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों को संपन्न करता है। संघ तथा राज्यों के बीच अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियाँ है जो क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र राज्य सरकारों की शक्तियों पर नियंत्रण करता है। संकट काल की घोषणा के काल में केंद्रीय शासन को राज्य के सभी स्तरों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण नॉर्मन डी पामर ने भारतीय संघ व्यवस्था को प्रशासकीय संघ व्यवस्था कहकर पुकारा है। तीसरा अपना जो है शक्ति वर्गीकरण जो मैंने कहा था वो है भारतीय संघ और राज्य के वित्तीय संबंध। केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंध में मैं आपको बताऊंगी कि केंद्र तथा राज्य के मध्य जो राजस्व के साधन के विभाजन, आधारभूत सिद्धांत व कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता, इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी। अतः भारतीय संविधान ने समझौते की चेष्टा की तथा संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निरूपण इस प्रकार किया गया है, जैसे कर निवारण, शक्ति का वितरण तथा कर से जो प्राप्त आय है उसका विभाजन।
भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। प्रथम, संघ तथा राज्यों के मध्य निर्धारण की गई शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया और द्वितीय, करों से प्राप्त आय का बंटवारा कर दिया गया। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार है: निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेश ऋण, रेलें, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। राज्यों के राजस्व स्रोत है: प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर और वाहन पर चुंगी कर इत्यादि। दूसरा है सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान। इसमें ऋण लेने संबंधी उपबंध है, करों की विमुक्ति है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण और वित्तीय संकट काल। प्रोफेसर M.V. पायली ने अपने शब्दों में कहा है कि वर्तमान स्थिति में राज्यों के पास सीमित साधन है और अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के अंतर्गत केंद्र की सहायता की उन्हें आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उन्हें केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है। कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे उन्हें झुकना भी पड़ता है। 8वां वित्त आयोग यानी 1984 को लेकर 12वें वित्त आयोग तक प्रत्येक वित्त आयोग ने राज्य के वित्तीय साधनों में वृद्धि करने की सिफारिश की। शासन के 8वें, 9वें, 10वें तथा 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया और संभावना यह है कि 12वें वित्त आयोग की तत्संबंधी सिफारिशों को भी अवश्य स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार केंद्र तथा राज्य सरकारों में जो शक्तियों का विभाजन है, जैसे सरकार में शक्तियों का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, उसी तरीके से जो केंद्र सरकार में जो केंद्र तथा संघ में शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है और राज्य सूची में जो विशेष महत्व दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के है। लेकिन समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही है, संघ तथा राज्य। लेकिन किसी विरोध या किसी के किसी के विरोध होने पर या किसी प्रस्ताव को लेकर किसी अनबन होने पर अंतिम में उसका जो कानून निर्माण का जो अधिकार होगा वह संघ का होगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संबंधों की बात हमने की तो 3 तरीके के संबंध केंद्र तथा राज्यों के बीच में: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और केंद्र तथा राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। तो स्टूडेंट्स, आज हमने केंद्र की शक्तियाँ तीनों सूचियाँ विषय के बारे में और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के प्रशासनिक, वित्तीय तथा विधायी संबंधों के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने केंद्र राज्य तनाव क्षेत्र वित्तीय तथा योजना संबंधी विषय के बारे में। वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लाइक तथा सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और घर बैठे आप शिक्षा का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार तथा धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाउट लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। नमस्कार।